सोचिए आप पिकनिक पे गए हुए हैं, शाम ढलने लगती है, सब वापस जाने लगते हैं और आप पीछे रह जाते हैं। अचानक कोई दरख्तों के पीछे से छुपकर आपको देखता है। आपको लगता है कोई मेरी फैमिली का मेंबर है और आप उसे आवाज़ देते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं होता। और फिर एकदम से कोई काला साया एक दरख्त के तने से दूसरे दरख्त की तरफ जाकर छुप जाता है। सोचे ये मंजर देखकर क्या हालत हो जाती होगी। ऐसे कुछ वाकयात हैं जो लोगों के साथ पेश आते हैं, लोग मुझसे शेयर करते हैं। अगर आप भी मुझसे कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है और ईमेल एड्रेस है। आप जैसे चाहें लिखकर या वॉइस मैसेज के जरिए स्टोरी शेयर कर सकते हैं। चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। आयतुल कुर्सी का सार कर लें, क्योंकि कहा जाता है जब इन मखलूक़ात का हम जिक्र करते हैं तो बड़े इंटरेस्ट लेती हैं और हमारे करीब आने लगते हैं। तो आपको डर न लगे, आयतुल कुर्सी का सार कर लें। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। मेरा नाम ताहिर है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ, लेकिन ये वाकया कराची के जिन्ना अस्पताल का है। ये इस वक्त की बात है जब जिन्ना अस्पताल में हमारा एक मरीज 5 दिनों के लिए एडमिट था। उस मरीज का एक भाई मेरे साथ था, जो मेरा कज़न है, चाचू का बेटा। हम दोनों उसके साथ हॉस्पिटल में ही रुके हुए थे। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। नींद किसी को नहीं आ रही थी। हमने सोचा कि चलकर कैंटीन से चाय पी लेते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे, बातचीत हो जाएगी। जिन्ना हॉस्पिटल में कैंटीन और इमरजेंसी वार्ड के दरमियान एक 5 से 6 मंजिला पुरानी इमारत थी। वो इमारत उस वक्त बिल्कुल सुनसान थी। उस इमारत के बीच में से एक रास्ता गुजरता था। ना वहाँ कोई लाइट थी, न दाएं तरफ, न बाएं तरफ, न दरमियान में। तमाम दरवाजे और कमरे बंद थे। सिर्फ वही रास्ता खुला था जिसमें हम चल रहे थे। हमने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और उसी रास्ते में आगे बढ़ते गए। जब हम रास्ते के बिल्कुल दरमियान पहुंचे तो अचानक एक दरवाजे से आवाज आई। ऐसी आवाज जैसे कोई दरवाजे को छेड़ रहा हो। हमने पीछे मुड़कर देखा, पीछे कुछ भी नहीं था, लेकिन आवाज फिर भी आ रही थी। हमने उसी दरवाजे की तरफ टॉर्च की रोशनी की। दरवाजे से सिर्फ आवाज आ रही थी, नजर कुछ भी नहीं आ रहा था। हम अब बमुश्किल 4 से 5 सेकंड रुके होंगे। अचानक उसी दरवाजे से एक बहुत बड़ा आदमी नुमा साया बाहर निकला। उसकी जिसामत बहुत बड़ी थी, कपड़े फटे हुए, पूरा जिस्म खून से लथपथ था। बाल इतने लंबे थे कि चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अंधेरे की वजह से ज्यादा तफसील नहीं आ रही थी, लेकिन जो नजर आया वो हमारे लिए काफी था। वो इस तरह दौड़ता हुआ हमारी तरफ आया जैसे हम उसके बहुत बड़े दुश्मन हो। उसकी चीखने जैसी आवाज सुनकर हमारे होश उड़ गए। हमने एक लम्हा जाया नहीं किया, दोनों ने वहां से दौड़ लगा दी। जैसे ही वो रास्ता खत्म होने लगा, उस मखलूक की दौड़ भी वहीं आकर रुक गई। जब हम उस रास्ते से बाहर निकल आए और पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। उसी दौरान मेरा कजन जमीन पर गिर गया। मैंने घबरा कर उसे उठाया। कैंटीन करीब ही थी। मैं उसे लेकर वहीं गया। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। लोग जमा हो गए। लोगों ने पूछा क्या हुआ। हमने बताया हम उस रास्ते से गुजर रहे थे और ये वाकया हो गया। वहां मौजूद लोगों ने कहा कि इतनी रात को इस रास्ते से जाने की जरूरत क्या थी, ये तो बहुत लंबा और सुनसान रास्ता है। उन्होंने बताया वो इमारत अब गिरा दी गई है और उसकी जगह कार पार्किंग बना दी गई है। तकरीबन 15-20 मिनट बाद मेरा कज़न होश में आया, मगर उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसे फौरन तेज बुखार हो गया। हम चूंकि हॉस्पिटल में ही थे, इसलिए वहीं बैठे रहे। बाकी फैमिली घरों में थी। हमारे साथ मरीज की वालदा भी मौजूद थी। हम वहीं रुक गए। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो वो हमें बुला लें। दूसरा रास्ता मौजूद था जो उससे थोड़ा लंबा था, लेकिन हम में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि दोबारा बाहर जाएं। हम दोनों बुरी तरह डरे हुए थे। सुबह हुई, बाकी लोग आ गए तो उन्होंने हमें घर वापस भेज दिया। 2-3 दिन बाद हमें दोबारा कहा गया कि आज फिर आप लोगों ने हॉस्पिटल में रुकना है। मेरा कज़न नहीं आ सका। वो अभी तक डरा हुआ था और बुखार भी था।
मैंने घर वालों को ये वाकया नहीं बताया क्योंकि हमारे लोग सख्त हैं और डांटते हैं। इस बार मैं अकेला था और मेरे साथ मेरा भांजा था। रात को वो कहने लगा चलो चाय पीने चलते हैं, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। हम इसी बिल्डिंग के बिल्कुल पास बैठे हुए थे, अंधेरा था। मैं उसे बता भी नहीं पा रहा था कि हमारे साथ इस रास्ते में क्या हो चुका है। हम दोनों खामोशी से उसी इमारत की तरफ देख रहे थे और दिल ही दिल में ये दुआ कर रहे थे कि वो चीज़ दोबारा सामने ना आए। ये था जिन्ना हॉस्पिटल का वो सच्चा वाकया जो आज भी याद आ जाए तो दिल कांप जाता है। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम रोशन है और मैं अपना असल शहर या इलाका इसलिए नहीं बता रही क्योंकि आज भी वहाँ के लोग ये सब जानते हैं और मैं नहीं चाहती कोई मुझे पहचान ले। ये वाकया मेरे बचपन की यादों से जुड़ा है और मैं आज भी इसे याद करके कांप जाती हूँ। हम 3 बहनें थीं। मैं उस वक्त तकरीबन 13 साल की थी। मेरी एक बहन 12 साल की और सबसे छोटी बहन सिर्फ 7 साल की थी। हम जिस घर में रहते थे वो घर पूरे इलाके में मशहूर था। कुछ लोग उसे जुनून वाला घर कहते थे और कुछ इसे सीढ़ियों वाला घर। हम भी उसी नाम से जानते थे, सीढ़ियों वाला घर। असल में वो जगह पहले जियारत थी, वहां पर कब्रें थी। बाद में वहां एक स्कूल बनाया गया, लेकिन वो स्कूल ज्यादा अरसा नहीं चल सका क्योंकि वहां अजीबो गरीब वाकयात होने लगे थे। कुछ क्लासरूम में रखी कुर्सियां खुद ब खुद एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई मिलती, कभी चीजें गायब हो जाती, कभी अचानक सांप निकल आता और कभी उस्ताजा को बगैर किसी वजह के चोट लग जाती। आखिरकार स्कूल बंद कर दिया गया। जगह एक पहाड़ी के साथ वाक़या थी, काफी ऊंचाई पर। वहां जाने के लिए 8 से 9 बड़ी बड़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। नीचे पूरा गांव था और ऊपर बस वो सुनसान खामोश डरावनी जगह। कुछ हालात ऐसे बने कि हमें वही जगह रिहाइश के लिए मिल गई। हमारे पास और रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरी में हमें वही घर लेना पड़ा। शुरू के दिनों में हमें एहसास हो गया कि ये घर आम नहीं है। रोजाना सहरी के वक्त एक बहुत बड़ा सांप निकलता। जैसे ही हम किसी को बुलाने जाते कि आकर उसे मार दे, वो गायब हो जाता। आखिरकार हमने एक उस्ताद से दम करवाया, तब जाकर वो सिलसिला रुका। लेकिन असल खौफनाक वाकया इसके बाद पेश आया। एक दिन अम्मी और अब्बू दोनों मजदूरी पर गए थे। अब्बू दिहाड़ी करते थे और वापसी पर अम्मी को भी साथ ले आते थे। हमारे गांव में सवारी का बहुत मसला था। गाड़ियां तभी चलती थीं जब सवारी पूरी हो जाए, चाहे रात के 9 या 10 ही क्यों ना बज जाए। उस दिन भी अम्मी अब्बू को आने में देर हो गई। हम तीनों बहनें घर में अकेली थी। बिजली भी चली गई थी। पूरा घर घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। हम एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देख पा रही थी। डर इतना था कि सांसें लेना भी मुश्किल हो रहा था। हमने फैसला किया कि कमरे में रहने से बेहतर है मुर्गियों के पिंजरे में छुप जाएं। वो पिंजरा कमरे के सामने था। दरवाजा बहुत छोटा था, लेकिन हम बच्चे थे, हमें लगा यही हमारी हिफाजत है। जैसे ही हम पिंजरे में गए, अचानक हमने देखा कि एक कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही है और साथ ही सरगोशियों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे 3 या 4 लोग आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे हो। फिर वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता अगले कमरे में चली गई। उसी लम्हे पिंजरे के बिल्कुल सामने हमने एक बहुत बड़ा काला साया देखा। हमें जितनी दुआएं आती थीं सब पढ़ना शुरू कर दी और फिर वो मंजर सामने आया जो हम आज तक नहीं भूल सकते। सामने एक चारपाई थी और उस पर एक दुल्हन बैठी हुई थी। उसने सुर्ख लिबास पहन रखा था, लेकिन उसके पांव उल्टी सिमत को मुड़े हुए थे और उसका चेहरा इतना खौफनाक कि आंखें हटाना मुमकिन नहीं था। उसी वक्त हमने अम्मी की आवाज सुनी, रोशन बाहर आ जाओ, देखो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। हम सुन हो गए क्योंकि हम जानते थे कि गली वाला दरवाजा हमने अंदर से कुंडी लगाकर बंद किया हुआ है। वो दरवाजा पुराना भारी लकड़ी का था। खुलता तो जोर की आवाज आती, लेकिन कोई आवाज नहीं आई थी।
बाहर तेज आंधी चल रही थी, जैसे तूफान हो। सहन के बीच एक बहुत बड़ा बेरी का दरख्त था जो पूरे घर पर साया किए हुए था। उसके बाद हमें कुछ याद नहीं, बस इतना याद है कि जैसे ही हमने उस दुल्हन को देखा हम बेहोश हो गए। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। अम्मी अब्बू किसी तरह घर पहुंच चुके थे। हमें पिंजरे के बाहर पाया गया, बहुत मुश्किल से हमें होश में लाया गया। उस दिन के बाद अम्मी अब्बू में शदीद लड़ाई हुई और आखिरकार ये फैसला किया गया कि हम ये घर फौरन छोड़ देंगे, क्योंकि वो जगह वाकई आम नहीं थी। और हमने जल्दी से वो सीढ़ियों वाला घर छोड़ दिया। ये मेरी स्टोरी थी, उम्मीद है आप अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम करीम है और मेरा ताल्लुक सिंध के शहर हैदराबाद से। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कोई कहानी नहीं, कोई फर्जी किस्सा नहीं, ये वो सब है जो मेरे साथ हकीकत में हुआ। मैं बचपन से सुनता आ रहा था कि जिन्नात होते हैं, ताकतवर होते हैं, नजर नहीं आते लेकिन मौजूद होते हैं। लेकिन सच बताऊं, मैं इन बातों को मजाक समझता था। घर में अकेला होता तो जोर जोर से बोलता, कोई है तो आ जाओ, डरता नहीं हूं, अगर हिम्मत है तो सामने आ जाओ। मैंने ये बात एक बार नहीं कई बार कही और हर बार कुछ नहीं हुआ। इसी वजह से मेरा यकीन और मजबूत हो गया कि सब बस कहानी है। एक दिन घर में अकेला था, सिर्फ मेरी बहन घर पर मौजूद थी। मैं बोर हो रहा था तो दूसरे कमरे में जाकर एक बार फिर वैसे ही जिन्नात को चैलेंज किया, बोलकर वापस आया और सहन में खड़े होकर पानी पीने लगा। अदनान भाई, जैसे ही मैंने पानी का गिलास मुंह के करीब किया, मुझे आंख के किनारे से महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने पूरा मुड़कर नहीं देखा, बस इतना नजर आया, एक औरत बाल खुले हुए और एक ही जगह खड़ी सीधा मुझे घूर रही है। मैंने फौरन सोचा कि शायद मेरी बहन होगी। मैं कमरे की तरफ गया तो बहन सामने से आती नजर आई। मैंने हैरत से कहा, तुम तो अभी सहन में थी, अब यहाँ कैसे आ गए? वो बोली, मैं तो काफी देर से यही हूँ। उसी लम्हे मेरे जिस्म में हल्की सी सनसनी दौड़ गई, लेकिन मैंने बात खुद ही इग्नोर कर दिया। अगले दिन हमारे घर एक बूढ़ी अम्मा काम पर आई हुई थी। वो रोज आती थी, शाम 5 बजे तक हल्का फुल्का काम करती और वापस चली जाती। उस दिन शाम को छत पर टहलने गया। वहां मैंने देखा वो अम्मा एक कोने में झाड़ू दे रही है। एक अजीब बात यह थी कि वो सिर्फ उसी एक जगह को बार बार साफ कर रही थी। मुझे बुरा लगा। मैं नीचे आया और घर वालों से कहा, यार ऐसा ना किया करो, बेचारी अम्मा कमजोर है, जाने दो। सबने हैरत से मेरी तरफ देखा और कहा, कौन सी अम्मा, वो तो आज आई ही नहीं। मेरा दिल एकदम बैठ गया। मैं फौरन वापस छत पर गया। दान भाई, वहां कोई भी नहीं था, ना अम्मा, ना झाड़ू, ना कोई आवाज। तब पहली बार मुझे वाकई एहसास हुआ कि मैं शायद हद से आगे जा चुका हूं। कुछ दिन बाद एक रात मैं देर से घर आया, ईशा की नमाज पढ़ने लगा। नमाज के दौरान खिड़की के बाहर से अजीब आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर जोर से गैर वाज़िया जुबान में बोल रहा हो। हमारे घर में बिल्लियां भी हैं, तो मैंने सोचा शायद बिल्लियां हों। नमाज जारी रखी। मेरे कमरे में एक बिल्ली और इसके बच्चे भी थे, क्योंकि सर्दी ज्यादा थी और कमरा बाहर से बंद किया हुआ था। मैं चौथी रकात में था जब अचानक दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद हुआ और फिर लॉक लगने की आवाज आई। मैं चौंका, लेकिन नमाज नहीं तोड़ी। नमाज मुकम्मल की और तकरीबन 20 मिनट मोबाइल पर रील्स देखता रहा। फिर बाहर जाने लगा, दरवाजा नहीं खुला। तब याद आया, मैंने तो दरवाजा लॉक ही नहीं किया था। मैंने भाई को फोन किया, दरवाजा खोलो, मैं अंदर हूं। बहन हैरान हो गई। मैंने वीडियो कॉल पर उनको दिखाया कि लॉक अंदर से लगा हुआ है। वो हंसने लगे, लेकिन मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैं फौरन अम्मी के पास गया और सब कुछ बताया। अम्मी बोली, बच्चों को मत डराओ, बाज आ जाओ। मैंने अपने कज़न हसन को वॉइस नोट भेज दिया, सारा वाकया बताकर। उसी रात सब सो रहे थे, मैं बिस्तर पर लेटा था। अचानक मेरी पीठ पर
किसी ने जोर से 3 बार हाथ मारा। मैं गुस्से में बोला, यार मत डराओ, पहले ही डरा हुआ हूं। उठकर देखा, सब सो रहे थे। कमरा बिल्कुल खामोश था। अम्मी की आवाज आई, तुम बाज नहीं आओगे? उसी दिन के बाद मैंने सच्ची तौबा कर ली। आज भी कभी कभी डरावने ख्वाब आते हैं या स्लीप पैरालिसिस हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हिफाजत फरमाई हुई है। मेरी स्टोरी थी, उम्मीद है आप चैनल पर शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम अरसलान है, मेरी उम्र 18 साल है। मैं रोज यूट्यूब पर आपकी कहानियां सुनता हूं और आज अपनी जिंदगी का एक वाकया बताना चाह रहा हूं जो हमारे पूरे खानदान ने खुद देखा, खुद झेला। ये कहानी हमारी दादी के गांव वाले घर की। वो घर शुरू से ही मशहूर था। सबको पता था कि उस घर में जिन्नात रहते हैं। ये बात किसी एक ने नहीं, पूरे गांव ने मान रखी थी। वक्त गुजरता गया और उनका जोर इतना बढ़ने लगा कि आखिरकार घर वालों को एक पीर साहब को बुलाना पड़ा। पीर साहब आए, उन्होंने घर का जायजा लिया और फिर जो बात बताई वो सुनकर सब खामोश हो गए। उन्होंने कहा, ये जिन्नात अकेले नहीं है, ये एक पूरी फैमिली है। एक मर्द जिन, एक औरत जिन और उनके 2 बच्चे। पीर साहब ने यह भी कहा, ये जिन्नात यहां से नहीं जाएंगे, इन्हें ये जगह बहुत पसंद आ गई। अगर तुम इन्हें तंग नहीं करोगे तो ये भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन साथ ही एक सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा, एक कमरा ऐसा है जहां इनका जोर ज्यादा होता है। जब उस कमरे की रोशनी बंद हो तो दरवाजा कभी बंद मत करना। ये बात हम बच्चों ने इतनी संजीदगी से नहीं ली। एक दिन मैं और मेरी कजन उसी कमरे में खेलने चले गए। वही कमरा जिसके बारे में सब कहते थे कि वहां कुछ ना कुछ होता है। हमने लाइट बंद कर दी और अंधेरे में खेलने लगे। अल्लाह का शुक्र था कि उस वक्त दरवाजा खुला हुआ था। हम हंस रहे थे, खेल रहे थे कि अचानक बहुत जोर से बर्तन गिरने की आवाज आई। ऐसी आवाज जैसे कोई जानबूझकर बर्तन पटक रहा हो। हम सब एक दूसरे को देखे बगैर वहीं से दौड़ लगा दी और सीधे बाहर जाकर रुके। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था अब सीना फट जाएगा। जब हमने ये बात सबको बताई तो दादी ने बस इतना कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे। उनके लहजे में कोई घबराहट नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब अब उस सब की आदत हो चुकी है। उस दिन हमारे कजन ने आहिस्ता से कहा, जब हम भाग रहे थे ना, मुझे लगा हमारे साथ कोई और बच्चा भी भाग रहा था। हम सब खामोश हो गए। वो सच बोल रहा था या मजाक कर रहा था, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन मेरे दिल में एक बात बैठ गई, शायद वो जिन्नात के बच्चे होंगे। एक दिन मेरी अम्मी उसी कमरे में नमाज पढ़ रही थी। नमाज के बाद जब वो दुआ मांगने लगी तो अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई खड़ा है। अम्मी ने मुड़कर देखा नहीं, बस इतना एहसास हुआ कि एक बहुत लंबी औरत उनके पीछे खड़ी है और उन्हें घूर रही है। अम्मी फौरन वहां से भागकर बाहर आ गई। उसके बाद कुछ दिन तक उस कमरे में जाने का किसी का दिल नहीं करता था। एक दिन गलती से उसी कमरे का दरवाजा बंद हो गया। बस फिर दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से गुस्से में दरवाजा पीट रहा। मेरी फुप्पो डर के बावजूद दौड़ती हुई दरवाजा खोलने गई। उन्होंने बताया, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से दरवाजा अपनी तरफ खींच रहा। आखिरकार दरवाजा खुल गया और शोर बंद हो गया। बाद में एक हाजी साहब आए जो हाफिज़े कुरान थे। उन्होंने कुछ आयात पढ़कर दम किया और सख्ती से कहा, अब इस दरवाजे को कभी बंद मत करना। कुछ अरसे बाद हम सब ने वो घर छोड़ दिया और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। वो घर अब बिल्कुल वीरान हो गया। एक दिन मैं, मेरा बड़ा भाई और मेरी 3 कजन्स अलीशेर, कामरान, अब्दुल्ला वहां क्रिकेट खेलने चले गए। मैं और अब्दुल्ला एक कुर्सी पर बैठे हुए थे कि अचानक पीछे से जोर से दरवाजा बजा। हम दोनों चौंक गए, लेकिन अजीब बात यह थी
कि बाकी किसी को आवाज सुनाई नहीं थी। हम बार बार बोले कि आवाज आई है। अली शेर गुस्से में बोला, यार चुप करो, खेलने दो। फिर उसने गुस्से में जिन्नात को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और बोला, मैं किसी से नहीं डरता, हिम्मत है तो डरा कर दिखाओ। कुछ सेकंड गुजरे, कुछ नहीं हुआ और फिर अचानक जोर जोर से दरवाजा बजने लगा और साथ ही बर्तन गिरने लगे। जो अली शेर अभी बहादुर बन रहा था वो सबसे पहले वहां से भागा। हम सब उसे देखकर जान बचाकर वहां से निकल गए। उस दिन के बाद हम दोबारा उस घर के पास भी नहीं गए। आज भी वो घर वीरान है और गांव वाले कहते हैं कि जिन्नात आज भी वहां रहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम साइम है, मेरा ताल्लुक पेशावर से है। मैं आपके दोनों यूट्यूब चैनल बाकायदे से सुनता हूं और आज मैं अपनी जिंदगी का एक ऐसा वाकया बता रहा हूं जो आज भी याद आ जाए तो दिल घबरा जाता है। ये उस वक्त की बात है जब मैं और मेरा एक दोस्त रोजाना काम पर जाया करते थे। एक दिन शदीद गर्मी, लू ऐसे लग रही थी जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो। हम दोनों ने फैसला किया कि आज काम पर नहीं जाएंगे। हम शहर से जरा हटकर एक सुनसान जगह पर चले गए। वहां एक पुरानी सी चारपाई रखी हुई थी। आसपास ना घर ना आदमी, बस खामोशी और धूप। मैं टिकटॉक का शौकीन है और मेरे दोस्त का भी अकाउंट है। हमने सोचा यहाँ चंद वीडियोस बना लेते हैं। कुछ वीडियोस बनाई, हंसे, बातें की, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। वीडियो के बाद हम दोनों चारपाई पर बैठ गए। मेरे दोस्त के पास उस वक्त मोबाइल नहीं था, उसने मेरा मोबाइल ले लिया, उसमें मसरूफ हो गया। मैं काफी थक चुका था इसलिए चारपाई पर लेट गया। तब अचानक मुझे एक अजीब और भारी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़े पत्थरों को एक दूसरे से जोर से टकराया जा रहा हो। आवाज इतनी वाज़िया थी कि दिल धक से रह गया। मैंने चौंक कर इर्द गिर्द देखा, वहां हमारे सिवा कोई नहीं था। मैं उठने की कोशिश करने लगा मगर उसी लम्हे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे जिस्म को जकड़ लिया। मैं हिल नहीं पा रहा था, सांस तेज हो गई। मैंने घबरा कर अपने दोस्त से कहा, यार ये आवाज कैसी थी? वो मेरी तरफ देखकर बोला, कौन सी आवाज? मैंने तो कुछ नहीं सुना। उसी दौरान मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बहुत करीब आ गया, जैसे किसी ने मुझे कुछ दिखाने की कोशिश की हो, मगर वो मंजर मेरी समझ से बाहर था। आंखों के सामने कुछ वाज़ेह नहीं था, बस एक दबाव, एक खौफ, एक नामालूम मौजूदगी का एहसास। कुछ देर बाद जब हम दोनों चारपाई से उठे तो एक और अजीब बात हुई। ऐसा लगा जैसे कोई और भी इस चारपाई पर आकर बैठ गया। चारपाई हल्की सी दबी, जैसे वजन पड़ा। हम दोनों की जुबानें एक साथ हिली। हमने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ी। दिल की धड़कनें तेज थी, हाथ कांप रहे थे। हमने एक दूसरे को देखा और वहां से फौरन निकलने का फैसला किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब हम वापस जाते हुए उसी रास्ते से गुजरे तो वही चारपाई फिर नजर आई और इस बार ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई बैठा हुआ है। हम दोनों की टांगों में जान नहीं रही। हमने एक लम्हा भी जाया नहीं किया और भागते हुए सीधा करीबी मस्जिद पहुंच गए। वहां हमने इमाम साहब को सारा वाकया बताया। उन्होंने गौर से सुना और फिर कहा, जहां तुम लोग गए थे वो दरअसल एक जिन का मस्कन है। तुम लोग उसकी जगह पर लेट गए थे, इसीलिए वो आवाज सुनाई थी और इसी वजह से तुम्हारे जिस्म पर गिरफ्त महसूस हुई। इमाम साहब ने हमें एक तावीज़ दिया और कुछ दुआएं बताई। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन एक बात तय है, मैं आज तक दोबारा उस जगह नहीं गया। ये मेरा सच्चा वाकया था। अगर आपको मुनासिब लगे तो शेयर करिएगा। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम मूसा है। मैं आज आपको अपनी फैमिली के साथ पेश आने वाला एक ऐसा वाकया सुनाना चाहता हूँ जो आज भी याद आए तो दिल बेचैन हो जाता है। ये वाकया उस वक्त का है जब हम सब नानी के घर गए हुए थे।
जून का महीना था, सख्त गर्मी पड़ रही थी और ऊपर वाले कमरों में रहना मुश्किल हो चुका था। एक शाम हम सब ने फैसला किया कि आज बेसमेंट में सोएंगे क्योंकि नीचे निस्बतन ठंड थी। हम सब नीचे चले गए। नानी की उम्र ज्यादा थी, वो सीढ़ियां नहीं उतर सकती थी, इसलिए वो ऊपर ही अपने कमरे में सो गई। मेरी वालदा उस वक्त अपने वालिद यानी मेरे नाना से बात कर रही थी और हम सब आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में चले गए। हमारी बेसमेंट के साथ एक और बेसमेंट भी था जो काफी अरसे से बंद पड़ा था। रात के किसी पहर अचानक हमें वहां से टक टक की अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें इतनी वाजिया थीं कि कोई ये नहीं कह सकता था कि वो वहम है। हम सब ने एक दूसरे को देखा। उसी दौरान बेसमेंट के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाजें भी सुनाई थी। वो आवाज आम दरवाजे जैसी नहीं थी, बल्कि ऐसी लग रही थी जैसे कोई जानबूझकर दरवाजा हिला रहा हो। हम सब एकदम जाग गए। हमने ऊपर नानी को आवाज दी, नानी क्या आपने कोई आवाज सुनी है? नानी ने ऊपर से जवाब दिया, नहीं बेटा, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। हमने दोबारा आवाज दी, लेकिन नानी ने फिर वही बात कही कि इन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। ये सुनकर हम सब और ज्यादा घबरा गए। अचानक वो आवाजें और तेज हो गईं। अब सिर्फ टिक टिक नहीं, बल्कि बेसमेंट के गेट के जोर जोर से बंद होने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुस्से में है। उसी लम्हे मेरी वालिदा ने फौरन आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। हम सब नींद से बिल्कुल निकल आए थे। डर के मारे उठकर बैठ गए। जो भी मखलूक थी वो जैसे और ज्यादा बिफर गई हो। दरवाजा बार बार जोर से बंद हो रहा था। हम में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नीचे रुके। आखिरकार हम सब जान बचाकर ऊपर की तरफ भागे और नानी को सारा वाकया बताया। नानी ने बहुत संजीदगी से कहा, बेटा यहाँ जिन्नात का बसेरा है। ये सुनकर हम सब के रोंगटे खड़े हो गए। किसी तरह हमने बाकी रात ऊपर गुजारने की कोशिश की। नींद तो आ गई, लेकिन दिल में खौफ पूरा वक्त मौजूद रहा। अदनान भाई, आप यकीन नहीं करेंगे, जब हम सुबह उठे तो हम सब ने अपने जिस्मों पर अजीबो गरीब निशानात देखे। वो निशानात अजीब से थे, ना वो खारिश के ना आम निशान। हम सब एक दूसरे को खामोशी से देख रहे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन सब समझ चुके थे कि जो कुछ रात को हुआ वो आम नहीं था। उस दिन के बाद हमने कभी दोबारा नानी के बेसमेंट में सोने की हिम्मत नहीं की। और आज भी जब जून की गर्मी आती है तो वो रात हमें याद आती है। बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मैं इस वक्त आपकी हॉरर स्टोरी देख रही थी तो मुझे अपना एक वाकया याद आ गया। ये कहानी छोटी जरूर है, लेकिन जो इस रात हम पर गुजरी वो बहुत भारी थी। मैं उस वक्त चौथी क्लास में पढ़ती थी। उम्र कम थी, लेकिन जो कुछ देखा वो आज तक नहीं भूला। ये एक रात का वाकया है। हम लोग मरी से वापस घर आए थे। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। सारा दिन घूम फिर कर अम्मी अब्बू बहुत थक चुके थे, लेकिन मैं और मेरी बड़ी बहन अभी भी शरारतों के मूड में थे। घर आते ही अम्मी ने कहा, बस अब सो जाओ, काफी हो गया। लेकिन आप ही ने जिद की, अम्मी बस थोड़ी देर गेम खेलने दो। उस जमाने में हम दोनों बहनें मारियो गेम बहुत शौक से खेलती थी। अम्मी ने इजाजत दे दी, लेकिन साफ कह दिया सिर्फ 35 मिनट। अम्मी अब्बू के कमरे में और हम दोनों बहनों के कमरे के बीच दरवाजा निकाला हुआ था ताकि आवाज आती जाती रहे। गेम के बाद आप ही ने आहिस्ता से कहा, टैब पकड़ लो, रात को मूवी देख लेते हैं। हम दोनों बेड पर लेट कर मूवी देखने लगे। कुछ ही देर गुजरी थी कि हमें आहट सी सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे अम्मी आ रही हो। हम घबरा गए, जल्दी से टैब बेड के नीचे छुपा दिया। अक्सर ऐसा होता था कि अम्मी आती, एक नजर हमारे कमरे पर डालकर वापस चली जाती, लेकिन उस रात वो नहीं आई। मुझे आज भी वो मंजर साफ याद है। कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी। उसने नीले और काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, बिल्कुल तैयार हुई थी। वो काफी देर वहीं खड़ी रही।
मैं और मेरी बहन दोनों उसे देख रहे थे, लेकिन वो हिली तक नहीं। उसके बाल लंबे और घुंघरियाले थे और हल्के हल्के लहरा रहे थे। हमें ही लगा कि शायद अम्मी हो, क्योंकि चेहरा भी उन जैसा ही लग रहा था। फिर अचानक वो औरत आगे बढ़ी और बेड पर बैठ गई। उसने मेरे बालों पर हाथ फेरा और एक हल्की सी मुस्कुराहट की आवाज सुनाई दी। फिर उसने मेरी आपी को भी प्यार किया, लेकिन अगले ही लम्हे मेरा दम घुटने लगा। उस औरत के हाथ मेरे गले में थे। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। आंखों के आगे अंधेरा आने लगा। हम दोनों ने जोर से चीखना शुरू किया, मदद के लिए पुकारा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हमारी आवाज अम्मी अब्बू तक पहुंच ही नहीं रही। जैसे ही अम्मी अब्बू हमारे कमरे में आए और लाइट ऑन की, अदनान भाई वो मंजर नाकाबिले बयान। दीवार पर खून के निशान थे। हमारा आधा बेड जल चुका था। बेडशीट, गद्दा, सब कुछ जला हुआ था और उसमें से अभी तक धुआं निकल रहा था। मेरे और आपी के जिस्म पर नील थे। हमें खुद समझ नहीं आ रहा था कि सब हुआ कैसे। उसी खौफ के आलम में अचानक छत पर ठक ठक की आवाजें आने लगी। अम्मी अब्बू हमें फौरन अपने कमरे में ले गए। विर्द शुरू किया। बहुत ज्यादा विर्द किया गया। अब्बू के पास जमजम का पानी रखा था, वो हमें पिलाया गया। तकरीबन 1-2 घंटे बाद कुछ सुकून हुआ, लेकिन उस रात कोई सो नहीं सका। अगले दिन नानी को बुलाया गया। उन्होंने दम किया। घर में मुकम्मल वॉश करवाया गया। अब्बू ने पूरा फर्नीचर बदल दिया, लेकिन फिर भी 1-2 दिन तक अजीब मामलात होते रहे। खुद ब खुद टीवी ऑन हो जाना, दरवाजे का जोर से खुल जाना। आखिरकार अम्मी ने मुसलसल 3 दिन सूरह बकरा की तिलावत लगाई। पानी पर दम करके पूरे घर में छिड़काव किया। अबू ने घर में अजान दी, तब जाकर हालात आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हुए, लेकिन वो रात आज भी हमारे जहनों में वैसी ही जिंदा है। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। ये वाकया पिछले महीने 18 जून को पेश आया। उस वक्त मैं और मेरी अम्मी जान कई दिनों से मामू के घर गए हुए थे। एक दिन अम्मी ने कहा, चलो अब मामू के यहाँ से वापस चलते हैं। मैंने कहा ठीक है अम्मी, बस 10 मिनट रुक जाए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। उसी दौरान अम्मी को फोन पर मामी की कॉल आ गई। अम्मी ने पूछा क्या हुआ। मामी ने बस इतना कहा कि बाद में बताती हूँ, फौरन आ जाएं। अम्मी ने कहा हम अभी आ रहे हैं और फोन बंद कर दिया। मैं फ्रेश होकर निकला तो अम्मी से पूछा, अम्मी क्या हुआ। अम्मी ने कहा मामी का फोन था, बोल रही थी फौरन आ जाओ। मैंने फौरन कहा चलो देर नहीं करते। मैंने बाल तक नहीं बनाए, बस अम्मी को साथ लिया और बाइक निकाली। हमारे घर से मामू के घर का फासला तकरीबन 1 घंटे का है, लेकिन मैंने बाइक उस तरह चलाई कि हम सिर्फ 20 मिनट में वहां पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे घर का माहौल मुझे गैर मामूली लगा। अम्मी फौरन मामी के पास चली गई। मैं अंदर उस कमरे में गया जहां मेरा भाई बैठा हुआ था। मैं भी उसके पास जाकर बैठ गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि दूसरे कमरे की खिड़की से सब लोग मुझे देख रहे थे, जैसे किसी बड़े मसले का इंतजार हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने भाई से पूछा क्या हुआ, आप बात क्यों नहीं कर रहे। अदनान भाई, उसकी आंखें इतनी सुर्ख थीं कि मैं घबरा गया। मैंने फिर पूछा भाई क्या हुआ है। वो पहले खामोश रहा, फिर अचानक बोला तू मेरी वीडियो क्यों बना रहा है। मैं चौंक गया। भाई मैं आपकी वीडियो क्यों बनाऊंगा। वो खिड़की की तरफ देखने लगा और बोला वो मुझे बुला रहा है, आजा यहाँ। मैंने फौरन कहा भाई खिड़की के पास तो कोई भी नहीं है। वो अचानक उठा, बेड पर बड़ी बेल्ट उठाई और बोला तू मेरी तस्वीर क्यों खींच रहा है। मैंने घबरा कर कहा नहीं भाई मैंने कुछ नहीं किया। वो चीखा इसी बेल्ट से तुझे मारूंगा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं बिल्कुल खामोश हो गया। मैंने अपना मोबाइल उसे दिया और कहा चेक कर लो। उसने मोबाइल लिया, फिर बोला लॉक लगा है, खोलो। मैंने लॉक खोल दिया। उसने सब देखा, कुछ भी नहीं था। मैंने मोबाइल वापस कर दिया और दोबारा बैठ गया, लेकिन अगले ही लम्हे अचानक उठा और बाहर की तरफ दौड़ा। मैं उसके पीछे भागा। हमारे बराबर वाला घर भी हमारा ही था।
काफ़ी अरसे से बंद, लेकिन उस दिन बाहर का गेट खुला हुआ था। वो वहाँ जाकर रुक गया और बोला, ये गेट खोलो। मैंने कहा, क्यों भाई? वो बोला, वो मुझे बुला रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने पूछा, कौन? वो बोला, मेरा दोस्त है, हिंदू है, जल रहा है और चिल्ला रहा है। मैंने घबरा कर कहा, भाई छोड़ो ये सब, चलो यहाँ से। अदनान भाई, उसने मुझे इतना जोर से धक्का दिया कि मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो अम्मी ने बताया, तुम बेहोश हुए तो वो जोर जोर से चीखने लगा। आसपास के सब लोग जमा हो गए। किसी तरह सबने मिलकर उसे घर के अंदर किया। फिर हमने एक हाफिज साहब को बुलाया। हाफिज साहब ने इलाज शुरू किया। तब पता चला कि जहां मेरा भाई घूम रहा था वहां उसने खड़े होकर यूरन कर दिया था, और वही जगह उस सब की वजह बनी। हाफिज साहब के अमल के दौरान जो साया था वो निकलने लगा और जाते जाते बोला, अभी तो जा रहा हूं, लेकिन अगर फिर कभी यहां आया तो नहीं छोड़ूंगा, जा रहा हूं। और फिर हिंदी में कुछ अल्फाज बोले और फिर वो चला गया। मेरे भाई को इसके बाद 3 दिन तक बुखार रहा। उसके बाद हमने उसे उस जगह कभी जाने नहीं दी। यही था वो वाकया जो मैं आज तक नहीं भूला। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। आज मैं आपके साथ एक ऐसा वाकया शेयर कर रहा हूं जो मेरे एक करीबी दोस्त के साथ दुबई के एक पुराने इलाके में पेश आया। ये वाकया ना किसी कहानी पर मबनी है, ना किसी फिल्मी मंजर पर, ये बिल्कुल हकीकी है। मेरे एक दोस्त का घर दुबई के एक कदीम मोहल्ले में था। बाहर से घर आम सा लगता था, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखते दिल पर एक अजीब सा बोझ आ जाता। मैं खुद कई बार उस घर में गया। अंदर दाखिल होते ही ऐसा लगता जैसे हवा रुक गई हो, जैसे घर में खामोशी भी भारी हो। अजीब बात यह थी कि जैसे ही घर से बाहर निकलते सब कुछ फौरन नॉर्मल हो जाता। मेरे दोस्त की वालिदा निहायत नेक, दीनदार और कुरान की तिलावत करने वाली खातून थी। वो ये बात जानती थी कि उस घर में सिर्फ इंसान ही नहीं रहते, लेकिन उनका ईमान इतना मजबूत था कि उन्होंने उन मखलूकात के साथ अमन से रहना सीख लिया था। उनकी बस एक नसीहत थी, रात के वक्त जोर से गाना या मौसीकी मत चलाना। उन्हें बात पसंद नहीं। बेटी उस बात को समझती थी और ख्याल रखती थी, लेकिन बेटा आबिद उन सब बातों को मजाक समझता था। आबिद अक्सर कहता है ये सब वहम है, जिन वगैरह कुछ नहीं होते। आबिद रात को हेडफोन लगाकर फिल्में देखता और ऊंची आवाज में गाने सुनता, जैसे जानबूझकर किसी को छेड़ रहा हो। पहले हफ्ते छोटी छोटी बातें हुई, कभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक, कभी अलमारी के अंदर आवाज। आबिद ने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया, लेकिन तीसरे हफ्ते सब कुछ बदल गया। एक रात आबिद हस्बे मामूल हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि आईने के कोने में कुछ हिल रहा है। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, लेकिन हरकत तेज होने लगी। आखिरकार उसने हिम्मत की और आईने में गौर से देखा, और जो उसने देखा उसके बाद आबिद कभी पहले जैसा ना रहा। एक काला साया आईने के अंदर से बाहर निकल रहा था, और अगले ही लम्हे वो साया सीधा आबिद पर चढ़ दौड़ा। आबिद ने फौरन हेडफोन फेंके और चीखता हुआ मां के कमरे में भागा। कांपते हाथों से उसने सब कुछ बताया। मां ने बस इतना कहा, मैंने कहा था ना रात को इन्हें मत छेड़ो। उस रात आबिद मां के पास ही सोया, लेकिन नींद उसकी किस्मत में ही नहीं थी। अगले दिन उसे तेज बुखार हो गया। तकरीबन 2 हफ्ते वो अपनी कमरे में वापस नहीं गया। कुछ दिन बाद आबिद ने हिम्मत की और कमरे में वापस आ गया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन इंसान गलती भूल जाता। कुछ दिन बाद वो पुरानी आदतें लौट आई। रात के 3 बजे ऊंची आवाज में मौसीकी, फिल्में और हंसी मजाक। उसी रात आबिद को वॉशरूम जाना था, जो कमरे से थोड़ा फासले पर था। जैसे वो वॉशरूम के करीब पहुंचा, अंदर से एक अजीब आवाज सुनाई दी, छन छन छन, जैसे कोई चूड़ियां पहने पानी में नहा रहा। इतनी रात को
आबिद ने खुद को तसल्ली दी कि शायद मेरी बहन हो, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने आवाज दी, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। दोबारा आवाज दी। अचानक आवाज बिल्कुल बंद हो गई। वॉशरूम की लाइट भी बंद थी, दरवाजे के नीचे से रोशनी तक नजर नहीं आ रही थी। आबिद का जिस्म कांपने लगा। वो पलटा और बगैर पीछे देखे दौड़ता हुआ मां के कमरे में जा पहुंचा। सारी रात वो जागता रहा। सुबह उसने मां को सब कुछ बताया। मां ने बस इतना कहा, वो नुकसान नहीं देते, लेकिन अगर बार बार चैलेंज करोगे तो अपना वजूद जाहिर जरूर करेंगे। उस दिन आबिद टूट गया। उसने वो घर छोड़ दिया और चंद दिन दोस्त के घर रहा। आज भी उस घर में वही भारी फिजा मौजूद है। आबिद ने सबक सीख लिया, लेकिन बहुत देर से। और ये बात सच है, जो कहता है जिन वगैरह कुछ नहीं होते, वो तब तक कहता है जब तक खुद उसका सामना ना हो जाए। बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मैं अपना असल नाम जाहिर नहीं करना चाहती, एक फर्जी नाम समाइला रख सकते हैं। ये कहानी मुझे मेरे पड़ोस की आंटी ने सुनाई थी। जब उन्होंने ये वाक़या सुनाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कहानी एक लड़की की है जिस पर बुरे जिन का साया आ गया और आखिरकार वो इस दुनिया से चली गई। मैं आपको ज़ारा की कहानी सुनाती। ज़ारा मेरी पड़ोस वाली आंटी की रिश्तेदार थी। रमज़ान का महीना, सहरी का वक्त, घर में चहल पहल थी। कोई किचन में था, कोई दस्तरख्वान लगा रहा था। उसी दौरान ज़ारा ने कहा, मैं ज़रा बाहर हवा खाने जा रही हूँ। घर से बाहर निकली। बाहर जाते ही जाकर नज़र फूलों की क्यारी पर पड़ी। सब फूल आम थे, मगर उनमें से एक फूल बिल्कुल अलग लग रहा था। वो फूल गैर मामूली खूबसूरत, उसमें अजीब सी चमक थी और ऐसी खुशबू आ रही थी जो आम नहीं थी। ज़ारा ने वही सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने वो फूल तोड़ लिया और घर ले आई। घर वालों को दिखाया, किसी ने खास तवज्जो नहीं दी। सबने उसे एक आम फूल समझा। लेकिन असल कहानी अब शुरू होनी थी। दिन गुजरते गए, ज़ारा के रिश्ते आने लगे। आखिरकार उसकी शादी की बात तय हो गई। लेकिन जैसे जैसे शादी का वक्त करीब आता गया, ज़ारा का रवैया बदलने लगा। वो चुप रहने लगी, अकेली बैठने लगी। बाज़ औक़ात उसकी आंखों में ऐसा खालीपन नजर आता जैसे वो किसी और दुनिया में हो। एक दिन अचानक ज़ारा की आवाज़ बदल गई। वो एक भारी और अजनबी आवाज़ में बोली, ज़ारा मेरी है, इसकी शादी रोक दो, नहीं तो मैं इसे ले जाऊंगा। ये सुनकर घर वालों के होश उड़ गए। वो फौरन मौलवी साहब को बुलाया। कुछ पढ़ाई हुई, दम हुआ। ज़ारा वक्ती तौर पर ठीक हो गई। सबने सुख का सांस लिया। कुछ दिन गुजरे। जब दोबारा शादी की बात चली तो एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबको हिला कर रख दिया। ज़ारा बाथरूम में गई हुई थी। अचानक अंदर से दरवाजे पर जोरदार लात पड़ी, इतनी जोर से कि दरवाजा टूटकर दूर जा गिरा। दरवाजा टूटते ही ज़ारा बाहर निकली। वो अपने हाथों से अपने पांव पर जोर जोर से मार रही थी और एक ऊंची खौफनाक आवाज में चीख रही थी, मैं इसे ले जाऊंगा, कोई रोक सकता है तो रोक ले। वही आवाज फिर गूंजी, मैं ज़ारा की शादी नहीं होने दूंगा, मैं इसे ले जाऊंगा। ये आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। घर में क़यामत बर्पा हो गई। और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। एक दिन अचानक ज़ारा का इंतकाल हो गया। वो इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गई। सिर्फ एक फूल तोड़ने की गलती, एक लम्हे का फैसला उसकी जान ले गया। उस फूल में कुछ ऐसा था जिसने ज़ारा को अपनी कैद में ले लिया और वो जिंदगी की जंग हार गई। ये कहानी सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं सब लड़कियों को यही कहना चाहूंगी, किसी अजनबी, किसी अजीब या गैर मामूली चीज़ को अपने पास मत रखें। नज़रअंदाज कर देना ही सबसे बेहतर होता है। बहुत शुक्रिया, आपने स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम कायनात है और मेरा ताल्लुक कराची से। मैंने आपका चैनल कुछ माह पहले देखा और तब से आपकी कहानियाँ सुनती।
आज मैं अपने साथ पेश आने वाला एक सच्चा वाकया तकरीबन 1 साल पहले हुआ, मगर आज भी याद आ जाए तो दिल घबरा जाता है। मैं शेयर करना चाहती हूँ। सर्दियों के दिन थे, रात का वक्त था, तकरीबन 12 बज रहे थे। मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, पूरा जिस्म कंबल में ढका हुआ, सिर्फ मोबाइल हाथ में था। मैं करवट लेकर लेटी हुई थी कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कान के बिल्कुल पास कोई जोर जोर से सांस ले रहा हो। सांस की आवाज इतनी करीब थी जैसे कोई मेरे चेहरे के साथ खड़ा हो। मैंने दिल को समझाया कि शायद वहम हो और दोबारा मोबाइल इस्तेमाल करने लगी। तकरीबन 12:15 का वक्त था। मैं अब भी कंबल के अंदर ही थी कि अचानक किसी ने जोर से मेरे गाल पर थप्पड़ मारा। मुझे साफ महसूस हुआ 4 उंगलियों का दबाव, गाल पर जलन और एक झटका। जैसे मैंने कंबल हटाया, मैंने एक स्याह साया देखा जो तेजी से स्टोर रूम की तरफ भागा। वो साया बिल्कुल वाज़िया नहीं था, लेकिन यह एहसास बहुत वाज़िया था कि कोई चीज थी जो वहां गई। मैं फौरन उठी और पीछे देखा, मेरी बहन बिस्तर पर लेटी हुई थी। पहले ख्याल आया कि शायद ये उसी की शरारत हो। मैंने उसके मुंह पर हाथ रखा। वो गहरी नींद में थी, उसे कुछ भी पता नहीं था। और एक बात मुझे और ज्यादा अजीब लगी, अगर वो कंबल के अंदर आती तो मुझे कंबल हटाने पर जरूर महसूस होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ 5 मिनट के अंदर हुआ। लेकिन जब मैं दोबारा लेटी और मोबाइल की तरफ देखा तो वक्त सीधा 3 बज रहा था, यानी 12:15 से 3 का वक्त जैसे गायब हो गया हो। मैं ये देखकर सुन हो गई। सोचा अम्मी को जगा दूं, फिर दिल ने कहा सुबह बता दूंगी। मैंने फौरन फोन बंद किया और सोने की कोशिश करने लगी। मेरी आदत है कि सोने से पहले वॉशरूम जरूर जाती, लेकिन उस रात मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। सुबह हुई तो अजीब बात यह थी कि मैं वो सब भूल चुकी थी। चाहकर भी वो वाकया याद नहीं आ रहा था। ये किसी वजह से हुआ, ये भी उसी चीज का असर था या कुछ और, अल्लाह बेहतर जानता है। उसी रात मैं हस्बे मामूल मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। वॉशरूम जाने के लिए उठी, मेरे बाल खुले हुए थे। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा, मैंने वॉश बेसिन के पास किसी को खड़ा देखा। उसका कद तकरीबन 6 फीट से भी ज्यादा था। उसने जादूगरों जैसा गाउन पहन रखा था, पाँव में बूट थे, बाल कांधों तक लंबे थे, सर पर टोपी थी। वो हाथ धो रहा था। जब मेरी नजर उसके हाथों पर पड़ी तो मैंने देखा कि उसके नाखून बहुत लंबे थे। मैं बिल्कुल जम सी गई। तकरीबन 5 सेकंड तक मैं हिल भी ना सकी। अचानक वो चीज धुएं में बदली और ऊपर छत की तरफ उड़ गई। मैंने फौरन वॉश बेसिन की तरफ देखा। नल बंद था, लेकिन पानी गिरने की आवाज मुसलसल आ रही थी। यहाँ एक बात अहम है, हमारी छत पर एक कमरा बना हुआ है जिसमें पूरा फर्नीचर रखा, मगर वो काफी अरसे से बंद है और वहां कोई आता जाता नहीं। मैंने महसूस किया कि मेरे बाल खुले हुए हैं। मैं फौरन कमरे में गई, बाल बांधे और फिर हिम्मत करके वॉशरूम चली गई, लेकिन पानी गिरने की आवाज अभी भी आ रही थी। वॉशरूम से फारिग होकर मैं किचन तक पहुंची और जैसे ही किचन में कदम रखा, पानी की आवाज बंद हो गई। मैं फौरन दौड़ती हुई कमरे में आई और बिस्तर पर लेट गई। मैंने ये बात अम्मी को इसलिए नहीं बताई कि वो बहुत डर जाती। ये मेरा सच्चा वाकया था, शायद बहुत ज्यादा फिल्मी ना हो, लेकिन जो मैंने देखा और महसूस किया वो आज भी मेरे लिए हकीकत है। बहुत शुक्रिया, आपने स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम हारिस और मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। आज जो वाकया मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये कोई कहानी नहीं, ये बिल्कुल सच्चा वाकया जो मेरे अपनी कज़न के साथ पेश आया। मेरी कज़न थी जिसे शुगर का शदीद मर्ज लाहक था। शुगर इस हद तक बढ़ चुकी थी कि डॉक्टर ने साफ कह दिया था अब बचने के चांसेस नहीं है। मेरी कज़न की उम्र सिर्फ 18 साल थी और वह हॉस्पिटल में एडमिट थी। घर वालों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मायूसी के आलम में घर वालों ने एक बाबा से रब्ता किया।
बाबा ने अजीब शर्त रखी। उसने कहा, एक काले बकरे का सर खून आलूद हालत पर ला कर दो। जब वो सर लाया गया तो बाबा ने उस पर कुछ पढ़ाई की और कहा, इसे कब्रिस्तान में किसी के हाथ से रखवा दो और पीछे मत देखना। मेरे उस कज़न को क्योंकि अस्पताल आना जाना होता था, इसलिए काम उसके जिम्मे लगा दिया गया। उसके हाथ में वो बकरे का सर दिया गया और कहा गया, बस कब्रिस्तान में रखा और वापस आ जाओ। वो कब्रिस्तान गया और बकरे का सर वहीं रख दिया। लेकिन तजस्सुस इंसान को अक्सर गलती करा देता है। मेरे कज़न ने वापस आने की बजाय मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दी। जैसे ही वीडियो बनी, कब्रिस्तान में काले कौवे और चीलें अचानक जमा हो गईं और उस सर को नोचने लगी। उसी दौरान वीडियो में अचानक आग जलती हुई नजर आई। वो मंजर आम नहीं था। उस दिन के बाद मेरे कज़न के साथ अजीबोगरीब मामला शुरू हो गए। उनके घर में मुर्गियां थीं, लेकिन अब वो उन मुर्गियों में कोई और ही मखलूक देखने लगा। वो शदीद खौफजदा रहने लगा, नींद उड़ गई, अकेला रहने से डरने लगा। उसने सब कुछ अपने वालिदैन को बताया। वालिदैन उसे दोबारा उसी बाबा के पास ले गए। बाबा ने एक सवाल किया, तुमने कब्रिस्तान में क्या किया था? मेरे कज़न ने सच बता दिया, मैंने वहां वीडियो बनाई थी। ये सुनकर बाबा ने उसे दम किया, तावीज़ दिए, लेकिन हालात बेहतर ना हुए। एक दिन जब उसके वालिद घर पर नहीं थे और वह अकेला था, जब माँ वापस आई तो जो मंजर देखा उसने सबको हिला दिया। उसका बेटा पंखे से लटका हुआ था और वो मर चुका था। ये किसी और का किया धरा था, उसे मार दिया गया था। सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात यह थी कि जैसे ही मेरा कज़न फौत हुआ, उसी लम्हे मेरी वो कज़न जो शुगर के मरीज़ा थी, वो बिल्कुल सेहतमंद हो गई। एक की जान गई और दूसरे की जिंदगी वापस मिल गई। आज भी उस घर पर उन वाक़यात के असरात बाकी हैं। वहां से अक्सर खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती। इसी वजह से उसके वालिदैन ने वो घर छोड़ दिया। ये था सच्चा वाक़या जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। दोस्तों, उम्मीद है आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरीज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।